हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है यीशु सुयामा में। मैं दीप आप सबको यह बता देना चाहता हूं कि आप लोग का मॉडल पेपर 2025 और 2026 का हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो इस लेक्चर के बाद जरूर देखिएगा। आज हम लोग यानी कक्षा 10 का अनसॉल्व करवाएंगे, जिसमें से हम लोग सभी अनसॉल्व को करेंगे और आप लोग अच्छी तरह से अपने अनसॉल्व को लेके बैठिएगा। जो नहीं समझ में आएगा आप लोग उसे यहाँ से देखकर समझ लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को परीक्षा देने में या आपको कोई समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो आज हम मैंने अनसॉल्व का सेट नंबर 12 025 सेट 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 1 2025 822 बी भी लेकर आए हैं। चलिए हम तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए, जिससे कि आप लोग पढ़ने और अपने एग्जाम में जो कि 1 महीने लगभग आपको बचाए, तो उससे की तैयारी के लिए हम आपका अनसॉल्व करवा रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपने पहले अनसॉल्व बने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि दिया है। तो चलिए हम लोग खंड जो कि बहुविकल्पी प्रश्न सभी हैं, जिसमें से हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो क्या दिया है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो आप लोग भली बात समझ सके हैं, जानते हैं कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, हमेशा अपरिमेय संख्या मिलता है। इसलिए इस ऑप्शन का जो विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अपरिमेय संख्या। तो ठीक इस सर प्रश्न का कौन सा सही होगा, अपरिमेय संख्या। आइए हम लोग कुछ बातें जानते हैं। तो हम अगर आपको बता दें, अगर अपरिमेय एक पहली संख्या प्रमेय कहे, परिमेय संख्या अगर कहता है, परिमेय संख्या, और दूसरी संख्या क्या बात हो, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो तर्क अब यानी इसका योग अगर बात करें, योगफल, या अंतर बात करें, अंतर, या गुणनफल का बात करें, या भागफल का बात करें, तो यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाएगा तो उसका जो योगफल आएगा हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। हमेशा के लिए हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। चाहे अंतर भी हो उसका भी आएगा क्या, अपरिमेय संख्या। चाहे गुणा करेंगे तभी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। चाहे भाग करेंगे तभी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। अगर हमें बात हो, पहली संख्या क्या दिया हो, परिमेय संख्या दिया हो, परिमेय संख्या दिया हो, और दूसरी भी क्या दिया हो, परिमेय संख्या दिया हो, तो इसका जो योगफल आएगा, जो अंतर आएगा, जो गुणनफल आएगा, और जो भागफल आएगा, इन चारों कंडीशन में कुछ भी अगर पूछे, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के बाद हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या। यानी इसमें से अगर दोनों परिमेय संख्या दिया है उससे जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो जो उसका योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल आएगा हमेशा के लिए क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। अब दूसरा कंडीशन क्या हो, चाहे परिमेय अपरिमेय दे चाहे परिमेय दे, तभी अंतर क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय आएगा। लेकिन अगर दोनों संख्याएं, पहली क्या दे, अपरिमेय दे, और दूसरा भी क्या दे, अपरिमेय दे, अगर इन दोनों को बात करें, तो अब यानी बात यहाँ पे होती है, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा आप लोग। क्या कहता है, यानी इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो जो योगफल आएगा, योगफल, योगफल, योगफल हमेशा हमेशा अपरिमेय आएगा,
अपरिमेय, क्या आएगा? अपरिमेय। लेकिन कंडीशन दूसरा हुआ, अगर यहाँ पे अंतर कहे, क्या कहे? अंतर कहे या गुणनफल कहे या भागफल कहे, तो इन तीनों कंडीशन देख के समझ के तब यानी उत्तर दीजिएगा। यदि दो अपरिमेय संख्याओं का बात हो रहा है, अंतर कहे, गुणनफल कहे या भाग कहे, तो पहले इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा, उसका तर्क समझिएगा, तब जाके इसका क्या दीजिएगा? उत्तर दीजिएगा। अगर कहता है कि दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर होगा, अब यहाँ कंडीशन निकलता है, अंतर वाली बात हो रही है। अगर अंतर में इन तीनों की बात हो रही है, यदि दोनों परिमेय संख्याओं में से अलग अलग परिमेय संख्या हो, क्या हो? अलग अलग, जैसे एक है √2 दे दे और एक है √3 दे दे, तो हमेशा क्या आएगा? इन दोनों अलग अलग अगर संख्या है तो हमेशा यानी हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। यदि ये दोनों संख्याएं समान हो, √2 यूं दे दे, √2 यूं दे दे, तो इसका जो अंतर आएगा 0 आएगा। भाई अगर दूसरा कंडीशन यहाँ से दे दे कि दूसरा कंडीशन दोनों समान दे दे, यहाँ क्या था? असमान, क्या था? असमान। और यहाँ पे क्या दे दे? दोनों समान दे, तो पहली संख्या दूसरे के समान हो, अगर दोनों समान हो और गुणांक कितना हो? 1 हो, ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों समान हो और गुणांक क्या हो? 1 हो, अंतर के लिए अगर गुणांक 1 है तो इसका जो आएगा ये अंतर 0 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या होगा। परंतु कंडीशन यहीं से भी निकलता है, यदि दोनों संख्या समान हो, गुणांक भिन्न हो, गुणांक क्या हो? भिन्न हो, तब भी यानी इन दोनों का अंतर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। इसलिए इन इसका 3 कंडीशन है। अगर यहाँ पे कह रहा है कि दोनों अपरिमेय संख्या है, तो इसका क्या होगा? तो आप लगाइएगा शायद प्रमेय या शायद अपरिमेय, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया है। अगर कंडीशन दिया रहेगा तब आप लोग कंडीशन को समझ के अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्या दिया है, समान दिया है कि असमान दिया है, तब जाके उत्तर लगाइएगा। यानी अगर दोनों संख्या असमान दिया है तो क्या लगाएंगे? अपरिमेय, अपरिमेय। यदि दोनों संख्या समान दिया है और उसका गुणांक क्या दिया है? 1 दिया है, तो अंतर के लिए क्या होगा? दोनों संख्याएं समान हो और गुणांक क्या हो? 1 हो, तब इसका जो अंतर आएगा 0 आएगा, और 0 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। दूसरा तीसरा कंडीशन, तो यानी आपका क्या था? पहला कंडीशन था, ये क्या था? दूसरा कंडीशन था, और ये क्या है? तीसरा कंडीशन है। अगर दोनों संख्याएं समान हो और उनका गुणांक भिन्न भिन्न हो, तो अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। अंतर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। ये अंतर के लिए बात हुआ। अब आइए गुणनफल के लिए बात करते हैं थोड़ा सा। गुणनफल के लिए क्या कंडीशन होता है? अगर असमान है, इसमें केवल 2 कंडीशन है। तो अगर असमान है, दोनों परिमेय संख्या क्या है? असमान है। अगर दोनों परिमेय संख्याएं असमान है तो पहला कंडीशन क्या हुआ? असमान। अगर असमान है तो यानी क्या आएगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं गुणनफल के लिए। गुणनफल, अगर गुणनफल की बात कर रहा है, पहला कंडीशन दोनों असमान, दोनों अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं असमान हो। जब असमान होगा तो इसका जो गुणनफल आएगा अपरिमेय आएगा। ठीक, अगर दोनों परिमेय संख्याएं, दोनों अपरिमेय संख्याएं समान हो, दोनों परिमेय संख्या समान हो, तो जो गुणनफल आएगा, चाहे गुणांक समान हो चाहे ना हो, यहाँ पे गुणांक का कोई मतलब नहीं है, दोनों अपरिमेय संख्याएं क्या हो? समान हो, तो उसका जो
आएगा गुणनफल परिमेय संख्या आएगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक, इसी प्रकार से भागफल के लिए होता है, असमान होगा तो अपरिमेय संख्या आएगा, दोनों परिमेय संख्याएं समान हो तो क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। तो कंडीशन के हिसाब से आप लोग उत्तर दीजिएगा। अगर कुछ प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि दो परिमेय संख्याएं हैं, जो अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक, दो अपरिमेय संख्याओं का अगर बात करें तो पूछे उसका योगफल क्या होगा, तो यहाँ पे हमेशा अपरिमेय संख्या। यदि अंतर का बात करें और यहाँ पे कंडीशन कुछ ना रखे तो लिखिएगा शायद प्रमेय, शायद अप्रमेय। इसी प्रकार गुणनफल से कोई कंडीशन नहीं रखा है, शायद प्रमेय, शायद अप्रमेय। भागफल के लिए भी इसी प्रकार शायद प्रमेय चाहे अप्रमेय। तो चलिए आज हम लोग पूरे प्रमेय संख्याओं के बारे में पूरे आपको बता दिए हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दिया है अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दिया है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। हमें क्या पूछा है, एकदम सिंपल में अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जो संख्याएं अभाज्य गुणनखंड बात कर रहा है अगर, तो पहले अभाज्य संख्या के बारे में जान लीजिए। अभाज्य अभाज्य संख्याएं जिसे कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, यानी वे दो या दो से अधिक संख्याएं जिसका केवल दो गुणनखंड हो, और वो दोनों गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक और स्वयं। तो यानी वे संख्याएं वे संख्याएं जिसका केवल दो गुणनखंड होता है, दो गुणनखंड कोष्ठक में एक एवं स्वयं, दो गुणनखंड होना चाहिए, एक और स्वयं होना चाहिए। माने वे जिनका केवल दो गुणनखंड होता है अभाज्य संख्याएं कहलाता है, जो कि हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हमने पहले चैप्टर के पूरा डिटेल में पढ़ाए थे, जो कि इसके बारे में सब बताए थे। तो हमें क्या दिया है, अब अभाज्य संख्या होता है जिसका केवल दो गुणनखंड हो। अब दो गुणनखंड क्या हो सकता है, अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या क्या होता है, दो होता है, इसका गुणनखंड क्या आएगा, केवल एक और स्वयं कटेगा। तीन होगा, एक और स्वयं होगा। पाँच होगा, जो कि एक और स्वयं होगा। ये 7, 11, अब आप लोग लिख लीजिएगा 13, 17, 19, 23, 29, 31, इसे डाट डाट डाट। तो ये सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब अगर आपसे ये कोई पूछे कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा, कमेंट में करिएगा 1 से लेकर 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, 1 से लेकर 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपको ये कमेंट में उत्तर जरूर देना है कि 1 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो चलिए अब इसमें हम अपने प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में क्या दिया है कि पूछा है 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो चलिए आइए हम 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 156 का अभाज्य किससे, 2 से डिवाइड होगा, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से अगर डिवाइड करते हैं कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 2 9 18। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एका 3, 3 त्रिका 9। फिर 13 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 13 एका 13। तो यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड मिला 2 घाते 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 13। तो आप लोग आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा।
2 घाते 2 गुणित 3 गुणित 13, जो कि हमारे इस प्रश्न के ऑप्शन नंबर बी में सही होगा। हमारा प्रश्न कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आप लोग इसका कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा भाई, कमेंट बताइएगा तो हम कमेंट आपको देख के बताएंगे। अगर नहीं आप बता पाएंगे तो हम जरूर बताएंगे, तो पहले आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3 हो तो यक्स अनुपाते y का मान होगा, जो कि ऑप्शन दिया है 25/6, 5/3, कि 3, ऑप्शन नंबर सी दिया है 3/5, ऑप्शन नंबर डी दिया है 7/3। तो चलिए आप लोग किस तरह से लगाते हैं, तो आपको पास समय अगर ज़्यादा है तो समय ज़्यादा लीजिए, अगर आपको जल्दी लगाना है तो आइए हम बताते हैं। तो हमें क्या दिया है? दिया है 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर दिया है 7/3। तो देखिए आप चाहे आप त्रिज्या गुणा कर लीजिए, तो त्रिज्या गुणा करके कितना आएगा? 3 त्रिका 9x प्लस 3 × 5 = 15y इक्वल टू इसका गुणा इसमें के 3×7 = 21 यक्स माइनस 7×5 = 35y। तो क्या करते हैं, यक्स को एक तरफ कर लेते हैं, वाई को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे 9x माइनस 21x बराबर यक्स यहाँ कहती जाएगा और वाई उस तरफ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? -35y माइनस 15y। इसको घटाएंगे कितना आएगा? 12x इक्वल टू, इसको घटाएंगे यहाँ माइनस में आएगा क्योंकि ज़्यादा है, तो -35 होकर जोड़ेंगे कितना आएगा? 50 आएगा, 50y। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y को इस तरफ ले जाएंगे बटा हो जाएगा, 12 उस तरफ जाएगा बटा हो जाएगा। तो मतलब कितना? x/y बराबर कितना मिलेगा हमें? 50/12। तो इसे हम कटा देते हैं 2 से, कितना आएगा? 25, 2 से कटाइए कितना आएगा? 6, 25/6। तो आप लोग जान देख चुके हैं कौन आएगा, यानी यक्स अनुपाते वाई का जो मान मिला 25/6 मिला, यानी जो ऑप्शन सही हुआ कौन सही हुआ? ए हुआ। अब इतना समय हमारे पास नहीं है तो हम किस तरह लगाएंगे, आइए आपको दूसरा विधि बताते हैं। ये पहला विधि था आपकी तरह से, पहला विधि। अब देखिए दूसरा विधि क्या है, विधि नंबर दूसरा। विधि नंबर 2, इसे जल्दी लगाने से क्या होता है? अब अगर सवाल देखिए, यहाँ पे 3x है, यहाँ प्लस है, यहाँ 5y, नीचे भी 3x चिन्ह बदल दिया 5y, तो हम युगांतरा अनुपात निकालते हैं। युगांतरा अनुपात होता क्या? देखिए युगांतरा अनुपात, जैसा कि मान लीजिए कोई प्रश्न दिया है कि x/y दिया है और यहाँ पे 2/3 दिया है, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि x प्लस वाई बटे यक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं? युगांतरा अनुपात लगाते हैं। क्या करते हैं? ध्यान से सुनिए, अंश हर को जोड़ दे दीजिए, या अंश और हर को जोड़ दिया, अंश और हर को घटा दिया और बटा बना दिया बराबर। इसी प्रकार इसमें अंश और हर को जोड़ना, अंश और हर को घटाना, बटा बना दिए।
तो बटा अगर बना दीजिए तो माने यक्स प्लस वाई बटे यक्स माइनस वाई का जो मान मिलेगा 5/-1 माने जो आएगा -5 आएगा। इसे कहते हैं युगांतरा अनुपात। तो आइए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है? हम देख रहे हैं कि माने हमें क्या दिया, ए वाला दिया है रूल, तो हमें इस प्रकार से बनाना है। तो वही कहानी होगा, आप युगांतरा अनुपात लगाइए। तो देखिए आइए, तो युगांतरा अनुपात क्या होता है? हमें दिया है 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर दिया है 7 बटे कितना, 3, 7/3। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे जोड़ा है, यहाँ पे घटाया है, मतलब हम पहले किस प्रश्न था, 3x/5y के रूप में रहा होगा, और ये कैसे रहा होगा, 7 + 3 जोड़ दीजिए और 7 - 3 घटा दीजिए। तो ये जाएगा 3x/5y बराबर इसको 10/2। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। या इसको कटा दीजिए पहले, इसे कटाएंगे कितना आएगा, 5/1 आएगा। अब हम गुणा करते हैं, 5 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 3 यहाँ कर दिया गुणा हो जाएगा, माने 5 का गुणा इसमें करिए और 3 का गुणा इसमें करिए। तो कितना आएगा, x/y बराबर 50/25 बटे 3 × 3, 3 × 3। यहाँ पे कितना दिया है आपका, अच्छा यहाँ पे जो घटाएंगे, यहाँ पे 3 दिया था ना, तो यहाँ पे 3 दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। जब 4 आएगा तो 2 घटाएंगे, यहाँ 2 आएगा, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। यहाँ से 3 गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3 दूनी 6, तो यानी कितना आएगा, 25/6। तो इस तरह से हम लोग बहुत जल्दी से लगा सकते हैं, चाहे इस तरह लगाइए चाहे इस तरह लगाइए, आपको जिस तरह समझ में आएगा उस समय आप लोग लगा दीजिएगा। तो चलिए, इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर सही सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 25/6। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है, समीकरण 3x² प्लस 2y प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर होगा। तो ये है दो घात समीकरण का। और दो घात समीकरण आप लोग विविक्तर को बड़ी भार जानते होंगे। विविक्तर यानी जिसे हम दर्शाते हैं डी से, और डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac, यही होता है। यहाँ से मानक रूप से अगर तुलना करते हैं किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं, तो जो a का मान मिलेगा a मिलेगा, 3 मिलेगा, b का मान जो मिलेगा -2 मिलेगा, और c का जो मान मिलेगा 1/3 मिलेगा, हमें यही मान मिलेगा। तो जब यही मान मिलता है तो हम इसमें बी ए बी सी का मान रख देते हैं। बी का मान कितना, -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए मतलब कितना है, 3 है, और सी मतलब कितना है, 1/3 है। तो 3 3 कट जाएगा, -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, -4 इक्वल टू कितना, दोनों घटाएंगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमारा जो राइट आंसर आया इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर ए सही है, 0। जो विविक्तर पूछा है, क्या पूछा है, कितना आएगा, 0 आएगा। तो सॉल्व करने पर तो हमें विविक्तर का जो फार्मूला होता है यही होता है, डी बराबर b² - 4ac। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य मतलब समांतर माध्य। तो हमें क्या पूछ रहा है, समांतर माध्य पूछ रहा है। अब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए तो हमें वर्ग अंतराल दिया है, कितना दिया है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और क्या दिया है, 12/12 जिसे हम f से दर्शाते हैं। अब हमें मध्यमान चाहिए, मध्यमान, मध्यमान जिसे हम x से दर्शाते हैं, मध्यमान को हम लिखो किससे दर्शाते हैं, x से। और इन दोनों का गुणा यानी f × x, हमें इतना सारी बनाना होगा। ये तो आपको दो दिया, माने प्रश्न में क्या होगा, या जिसे दिया है वर्ग अंतराल और 12/12 दिया है, तो हमें दो प्रश्न और बनाना होगा, मध्यमान और f × x का खाना बनाना होगा। तो चलिए, दिया है 2 से 4
कितना दिया है? 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से कितना? 12, यही दिया है। दस से 12 दिया है। अब हमें जो जो दिया है बारंबार था, कितना? 2 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। इसका मध्यमान कितना आएगा? इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? 3। मतलब कैसे निकाला जाता है? इन दोनों को जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए। 4 और 6 जोड़ने के कितना आएगा? 4 और 2 जोड़ने के कितना आएगा? 6 आएगा। उच्च सीमा प्लस, इसे कहते हैं निम्न सीमा, इसे कहते हैं उच्च सीमा। निम्न सीमा, इसे कहते हैं उच्च सीमा। निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। उस दोनों का क्या कर दीजिए? आधा। तो कितना आ जाएगा? 3। ये पहला प्रकार था। चाहे इसे कहिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, या उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दीजिए और उन दोनों को आधा करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। अब हम प्रत्येक पद में 1 जोड़ते चले जाइए। इसमें 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। तो आप जैसे निकालना चाहे निकाल सकते हैं। कितना आएगा इसका? 7 आएगा। इसका कितना आएगा? यहाँ से 8 है, यहाँ पे 8 है, 8 और ये 10 है। तो 8 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। और 10 से 12 कितना आएगा? 11 आएगा। हमें मिल गया इसका। तो अब इसका क्या मल्टीप्लाई कीजिए? 3 दूनी 6, 5 चौके 20, 7 सते 49, और ये कितना आएगा? 9 त्रिक 27, और 11 चौके 44। तो हमें इन सबको बारंबारता को जोड़ेंगे, आपको क्या मिलेगा? यन मिलेगा। तो यन कितना आएगा? 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, यानी जो आया 20 आया। एफ इंटू एक्स को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ लिख दे रहे हैं सिग्मा एफ इंटू एक्स मिलेगा। और एफ इंटू एक्स क्या होता है? देखिए, 6 9 15, 15 और 7 22, 22 और 4 26, हासिल लगा 2, 6 2 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 146। माने कितना आ गया? 146। अब हम जानते हैं माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे एन। तो चलिए मान रख दीजिए 146/20। तो भाग देने में कितना आ जाएगा? 7.3। भाग देने में कितना आएगा? 7.3, जो कि इस प्रश्न का हमें जो ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर डी मिला, 7.3। यानी इस प्रश्न का जो प्रश्न सही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इसलिए इसे इस विधि लगाएं। कौन सा विधि लगाएं? अब इसमें 3 विधि, समांतर माध्य ज्ञात करने का 3 विधि होता है। पहला विधि क्या होता है? सरल विधि, जिसे कहते हैं प्रतिशत विधि, डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है कल्पित विधि या लघुत्तर विधि। या इसे कहते हैं लघुत्तर विधि। और तीसरा जो विधि होता है उसे कहते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। तो हमने जिस विधि का प्रयोग किया है, किसका किया है? डायरेक्ट मेथड का, यानी प्रतिशत विधि का। तो हमें लगाने के लिए अब पेपर में आपको जो पूछेगा आप उस विधि से लगाइएगा। तो चलिए हम लोग, ये ऑब्जेक्ट 2 था, आप चाहे जिस तरह लगाइएगा। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि दिया है प्रश्न नंबर 6 दिया है, त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज ए बी सी दिया है। इस प्रकार है कि जो डी ई है समांतर किसके है? बी सी के। ए डी का मान दिया है कितना? 1.5 ए डी का मान दिया है। डी बी का जो मान दिया है 3 दिया है। और ए ई का मान दिया है कितना? 2।
हमें पूछ रहा है एसी का लंबाई ज्ञात कीजिए, माने माप होगा। तो चलिए, तो यदि किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर, हम थेल्स में जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदुओं पे काटता है समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। मतलब इसका और इसका अनुपात बराबर होगा, इसका और इसका अनुपात बराबर होगा इसके और इसके अनुपात से, माने ए डी बटे डी बी, ए ई बटे सी ई। तो हम लगाते हैं थेल्स में क्या होता है, ए डी बटे डी बी बराबर डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, यही होता है। तो या हम इसे पलट सकते हैं, या तो यही मान रख दीजिए 1.5 बटे 3 इक्वल टू 2 बटे इसको मान लीजिए यक्स, तो इससे मान लीजिए यक्स, यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात मान लीजिए यक्स मान लीजिए, तो यक्स मान लीजिए। अब इसे लिख सकते हैं 15/30, भाई दशमलव हटाने पर जीरो लगा दीजिए, 15/30 इक्वल टू 2 बटे यक्स। कटाएं कितना आएगा, 1/2 बराबर कितना, 2/यक्स, यानी जो वो यक्स का मान मिलेगा इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो यक्स बराबर 2 दूनी 4, यानी जो यक्स का मान मिला कितना मिला, 4 मिला। अब हमें पूछा है एसी का मान, और एसी मान क्या होता है, ए ई प्लस ई सी। तो एसी का जो मान मिलेगा कितना हो गया जाएगा, 2 + 4, इसका 4 निकाले तो 2 + 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारे दिए हुए प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो कि 6 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगा। इस किस प्रश्न का मतलब क्वेश्चन है, मैंने निर्देशांक ज्यामिति का है, जो कि बीच का दूरी पूछा है। दो बिंदु अगर मालूम हो तो उन दो बिंदुओं के बीच का दूरी क्या होता है, अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम यही फॉर्मूला लगा देते हैं, तो d बराबर कितना, अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसे मान लीजिए x1, इसे मान लीजिए y1, इसे मान लीजिए x2, इसे मान लीजिए y2। तो हम मान रखने पर तो x2 मान कितना है, 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 1, y2 कितना है 1 और y1 कितना है +3 का होल स्क्वायर। हमें कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने में हमें मिलेगा, इसका वर्ग 4 आएगा तो इसका भी वर्ग कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसे जोड़ने में 8, तो क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, जोड़ने पर 8, 4 दूनी 8 होता है, तो मैंने 4 × 2, 4 का वर्गमूल बाहर हो जाएगा 2, अंडर में 2 मात्रक। दूरी अगर बात करा है तो मात्रक होगा, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया है तो हमें कितना दिया है इस प्रश्न का, जो प्रश्न नंबर 7 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, कि 2 की दिया है 2 अंडर में 2, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर यहाँ पे अंतर विभाजन के लिए पूछे, तो अंतर विभाजन के लिए जो निर्देशांक होता है, बिंदु का निर्देशांक होता है अंतर विभाजन के लिए, अंतर विभाजन के लिए। तो बिंदु का जो निर्देशांक होता है, निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक जो होगा, भाई अंतर विभाजन होगा तो यानी अनुपात दिया होगा m1/m2 का, अब बिंदु दिया होगा इसी प्रकार, तो जो फॉर्मूला होगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कामा, इसी प्रकार y1 m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। ये हो गया आपका अंतर विभाजन के लिए। यदि बाह्य विभाजन के लिए पूछे, तो जहाँ माइनस है, जहाँ प्लस है वहाँ पे सब क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए।
तो वाह्य विभाजन के बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा। अगर पूछे मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है दोनों को निर्देशांक को x1 x2 को जोड़कर आधा कर दीजिए। ऐसे y1 y2 को जोड़कर आधा कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो अगर आगे से ये दूरी पूछा था तो दूरी वाला लगा दीजिए। अब आगे अगर आप जो में इसमें से कोई पूछेगा तो आप लोग ये लगा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर हो तो यम का मान ज्ञात कीजिए। अब वही बात हुआ, पहले हम लोग कंडीशन विविक्तर का कंडीशन समझ लेते हैं कि विविक्तर का 3 कंडीशन होता है। जब विविक्तर का मान क्या हो, 0 से कम हो, लेस देन 0 या इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0। विविक्तर का मान ये 3 कंडीशन मिलता है। अगर विविक्तर का मान 0 से कम होता है तो हम क्या लिखते हैं, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। यानी यहाँ पे प्रकृति अगर पूछता है, प्रकृति पूछता है तो हम क्या लिख देंगे, कोई बात, मतलब डी का मान अगर ऋणात्मक आ जाए यानी 0 से कम मतलब ऋणात्मक ही मान, तो यहाँ पे ये सिद्ध हो गया कि यानी कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। यदि डी का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो आप क्या लिखेंगे, इसका जो प्रकृत होगा लिखेंगे मूल समान तथा वास्तविक होगा, तथा वास्तविक होगा। अब मूल अगर समान है तो जो इसमें मूल मिलेंगे अल्फा व बीटा का जो मान मिलेगा दोनों समान होगा, तो माने b/2a, ये फॉर्मूला लगा के हम मूल निकाल सकते हैं। अब अगला क्या कंडीशन दिया है कि यदि डी का मान धनात्मक है यानी 0 से बड़ा आ जाए तो यहाँ पे क्या प्रकृत बनता है कि मूल असमान तथा वास्तविक होता है। वास्तविक होता है। तो यहाँ से जो अल्फा का मान मिलता है -b प्लस अंडर में b² -4ac/2a, और जो बीटा का मान मिलता है, -b माइनस अंडर में b² -4ac/2a, या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अल्फा बराबर -b प्लस अंडर में d/2a, और बीटा को भी ऐसे लिख सकते हैं -b माइनस अंडर में d/2a, जहाँ d क्या है, विविक्तर है, जहाँ d क्या है, विविक्तर है। तो चलिए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है पहले, यानी ये दिया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, अपने द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करते हैं। और व्यापक रूप होता क्या आता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, यही होता है। तो जो हम तुलना करेंगे तो a बराबर कितना मिलेगा, 3 आएगा, और जो b का मान मिलेगा -12 आएगा, और जो c का मान मिलेगा कितना आएगा, यम। तो हमें क्या क्या कहा है कि मूल बराबर है तथा वास्तविक। अगर मूल बराबर है तो यानी विविक्तर का मान, जो विविक्तर का मान आएगा 0 आएगा। अब विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, b² -4ac/0। तो यहाँ से b² बराबर लिख सकते हैं 4ac। अब सबका मान रखने पर b का मान -12 का होल स्क्वायर बराबर 4 गुणित a का मान कितना, 3 इंटू c का मान m। इसका वर्ग करेंगे तो 144 बराबर कितना आ जाएगा, 12 गुणित यम, 12 ब्रह्म में 144, यानी यम बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 12, जो इसका यम का मान जो आएगा हमें क्या मिला है, 12।
तो हमने आपको विविक्तर का ये सभी नियम बता दिए हैं, तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 15 और 25 का एचसीएफ 5 है। हमें क्या दिया है, एक संख्या 15 है और एक संख्या क्या दिया है 25। इन दोनों का जो एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 5, तो कह रहा है कि उसका एलसीएम होगा। तो चलिए इसके लिए अगर दो संख्या मालूम है, कैसे मालूम, हम जानते हैं एलसीएम के लिए फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, ये होता है। या दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही हम भी फार्मूला जानते हैं। तो हमें ये दोनों संख्या दिया है, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ को पहचान कर लिए, एलसीएम का मान निकाल लिया यहाँ से। तो अब हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं 15 गुणित 25 बटे एचसीएफ कितना दिया है 5 दिया है, तो इमेज कटा दिए, कितना आ जाएगा 15 तिया 5 तिया 15 और 25 तिया 75, यानी एलसीएम मिला हमें, एलसीएम जो आया कितना आया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी यानी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अब जो 10वां क्वेश्चन दिया है ये आपका किस प्रश्नावली का है, माने मैथ का समांतर श्रेणी का। तो आइए आइए हम देखते हैं क्या दिया है, एक समांतर श्रेणी एपी मतलब समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोसेस दिया है कितना 3 कामा 1 कामा -1 कामा -3 के लिए सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अब सर्वांतर मतलब जिसके बीच का अंतर समान हो उसे क्या कहते हैं समांतर, यानी अगर ये दिया है इन एपी, अगर ये समांतर श्रेणी में है, सर्वांतर किसे कहते हैं, यानी किसी भी पद पद को चुनिए और उसके पहले वाले पद को घटा दीजिए, तो वही क्या होता है समांतर होता है, जिसे हम डी से निरूपित करते हैं। डी बराबर होता है भाई T2 में से T1 घटाइए, या T3 में से T2 घटाइए, या जहाँ T2 क्या है टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4 ये है, या T4 में से T3 को घटाइए, तो हमें क्या मिलता है सर्वांतर मिलता है। तो हम कोई भी एक ले लें हमें समांतर मिलेगा ही। तो डी बराबर यदि समांतर श्रेणी में है तो डी बराबर T2 मतलब कितना दिया है 1 दिया है -3, तो अंतर कितना आएगा -2। माने इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर सही है, अब वो ऑप्शन नंबर 2 ये सही है कि जो समांतर आएगा -2 आएगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग मतलब हमें क्या पूछ रहा है, माने इस श्रेणी का जो पूछ रहा है माध्यक वर्ग मतलब माध्यिका वर्ग, माध्यक कहे चाहे मध्यक कहे चाहे मध्यांक कहे, तो बात एक ही होगा है माध्यिका, यानी हमें पूछ रहा है माध्यिका वर्ग। अब माध्यिका वर्ग पूछ रहा है तो पहले हम क्या करते हैं, इस बारंबारता का संचयी बारंबारता निकालने की कोशिश करते हैं। तो यदि यहाँ से हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं तो क्या दिया है वर्ग अंतराल दिया है, तो आप यही निकाल लीजिएगा डायरेक्ट, एक पद और निकालिए यानी संचयी बारंबारता यानी CF। अब CF क्या होता है, बारंबार बारंबारता का यानी पहला पद वैसे ही लिख लीजिए। अब इन दोनों को 2 और 7 को जोड़िए कितना आएगा 9 आएगा, फिर ऐसे 9 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 12 आएगा, 12 और 10 को जोड़ेंगे कितना आएगा 22 आएगा,
22 आएगा। अब 22 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 26 आएगा। यानी जो हमें लास्ट वाला पद मिलता है इससे जोड़ने पर ही हमें क्या मिलता है, 26 यानी एन मिलता है। यानी स्मॉल लिखिए चाहे कैपिटल, यानी कैपिटल एन जो मिलेगा हमें कितना मिलेगा, 26। अब हमें निकालना है स्मॉल एन का मान। स्मॉल एन कैसे मिलेगा, n/2 कैपिटल एन का आधा, वहाँ पद लगा दीजिए। तो यही हमें मिलता है माध्यिका वर्ग, यहाँ से मिलता है। अगर हमें माध्यिका वर्ग चाहिए तो हमें स्मॉल एन का मान निकालना होगा। अगर इसे आप कैपिटल एन मानते हैं, इसे आप कैपिटल एन मानेंगे, माने जो आएगा 26 आया है। अगर इसमें स्मॉल मानेंगे तो यहाँ कैपिटल लग दीजिएगा। तो जैसा ही मानना मानना चाहिए आप लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से स्मॉल एन का मान निकालते हैं। तो एन बराबर कितना आएगा, 26/2, मतलब 13वां पद। अब 13वां पद संचयी बारंबारता में देखिए कहाँ आ रहा है। इसमें तो नहीं आ रहा है, यहाँ 12 पद तक है तो इसमें नहीं आएगा। मतलब हमें आएगा किसमें, 22वां पद में 13वां पद मिलेगा। तो इसके सामने वर्ग अंतराल में जाइए, जो पद होगा वही हमें क्या होता है, माध्यिका वर्ग होता है। तो माध्यिका वर्ग यानी हमें क्या मिला, 15 और 20। 15 और 20, जो कि हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 15 और 20 माध्यिका वर्ग। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a इंटू कॉस a का मान होगा। तो अब हम लोग त्रिकोणमिति का सवाल लगाने वाले हैं। ये जो सवाल दिया है त्रिकोणमिति का है। हमें क्या दिया है, tan a का मान दिया है, tan a इक्वल टू कितना, 1। और हम जानते हैं कि tan किस अंश का मान 1 होता है, tan 45 अंश का मान होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं tan a बराबर tan 45 अंश। तो tan tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एक और a का मान मिलेगा कितना, 45 अंश। अब प्रश्न में क्या दिया है, साइन ए इंटू कास ए। तो 2 साइन ए इंटू कास ए का मान पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे एक मान रख देते हैं। तो साइन ए 45 अंश इंटू कॉस 45 अंश। तो हमें क्या मिलता है, अब साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, इंटू कास 45 का मान क्या होता है, जो साइन 45 का मान होता है वही कास 45 का मान होता है, मतलब 1/√2। इसका मल्टीप्लाई करने पर 2 1 2, 2 1 2 आएगा, और इसका दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। जो कि हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दिया है, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेमी दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, ऑप्शन नंबर ए दिया है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया है 15 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 24.5 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, एक वृत्त दिया है, वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर पर कोई स्थित क्या है, क्यू है। तो मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। अब यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु क्यू है, तथा स्पर्श रेखा की लंबाई, तो यानी क्यू से मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु टी है, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है।
वो मान लीजिए, और ये आपका मान लीजिए एक स्पर्श रेखा है, यहाँ से इसकी लंबाई ए क्यू है। यहाँ क्या दिया है, वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई, मैंने इसका जो लंबाई दिया है 25 सेंटीमीटर है, और स्पर्श रेखा की लंबाई जो दिया है कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। तो मान लीजिए ये जो स्पर्श जहाँ करा है यहाँ टी है, तो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या मान लीजिए आर है, जो त्रिज्या कितना है आर है। तो हमें क्या कह रहा है कि त्रिज्या की माप बताइए, त्रिज्या ज्ञात करना है हमें, वृत्त की त्रिज्या। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो ये वृत्त की स्पर्श रेखा है और वृत्त की जो त्रिज्या होती है क्या होती है, परस्पर एक दूसरे पर लंब होती है। आप लोग प्रमेय नंबर वृत्त का प्रमेय ही जानते होंगे कि स्पर्श रेखा तथा वृत्त की त्रिज्या एक दूसरे पे क्या होती है, लंब होती है, यानी 90 अंश का कोण बनाएगा। अगर ये 90 अंश का कोण बना रहा है तो सामने वाला जो भुजा होता है त्रिभुज का, तो किस प्रकार का त्रिभुज का निर्माण हुआ, समकोण त्रिभुज का। और ये वाला क्या कहलाएगा, कर कहलाएगा। और इसे लंब मान लीजिए, इसे आधार मान लीजिए, जो माना है मान लीजिएगा। तो हम जानते हैं, तो जो कर होगा यानी ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर होगा ओ टी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर, पी टी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में यही लगता है। तो हम क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं कितना, 25 का स्क्वायर बराबर ओ टी मतलब आर का स्क्वायर बराबर प्लस जो पी टी दिया कितना दिया, 24 का स्क्वायर। 25 का वर्ग कितना, 625 बराबर आर का स्क्वायर कितना, आर स्क्वायर और प्लस 24 का वर्ग कितना होगा, 576। ठीक। तो हम 625 माइनस 576 बराबर कितना, आर स्क्वायर। तो यानी जो आर का मान निकलेगा, यानी जो आर का मान आएगा कितना आएगा, इसका घटाएंगे आर स्क्वायर का मान, घटाएंगे कितना आएगा, 49 आएगा। कितना आएगा, 49। तो आर बराबर कितना तो यहाँ लिख दे रहे हैं आर का मान कितना होगा अंडर में 49। तो त्रिज्या का लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हम क्या प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, केवल प्लस लेंगे। तो आर बराबर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो इस प्रश्न का ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, 14वां क्वेश्चन दिया है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। तो मान लीजिए हमें एक मीनार करा है, तो मीनार कहाँ होगा, आधार पे होगा। तो कुछ ना आधार खड़ा होगा, मतलब ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। जिसकी ऊंचाई, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर। आप क्या करें, जमीन पर बनने वाले जो मीनार की परछाई है कितना दिया है, 20। मान लीजिए परछाई बन रहा है यहाँ तक, तो कितना दिया है, 20 √3 मीटर। तो कह रहा है उन्नयन कोण, मान लीजिए यहाँ पे इसका शीर्ष है, तो यहाँ से इस बिंदु का जो उन्नयन कोण है नहीं मालूम है, तो कितना मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, कितना मान लीजिए, थीटा। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब मतलब 20, आधार मतलब कितना, कर माने आधार होगा कितना, 20 √3। तो हमें जो tan थीटा का मान निकल के आएगा, तो 20 20 कैंसिल हो जाएगा। अगर 20 20 हम कैंसिल कर देते हैं तो 20 20 कैंसिल हो जाएगा, पीछे मिलेगा कितना, हमें मिलेगा 1/√3। तो tan थीटा बराबर, tan किस अंश का मान होता है, tan 30 अंश का मान होता है। तो tan 30 अंश, तो थीटा थीटा एन टेन करिएगा, थीटा मान कितना मिलेगा, 30 अंश। तो हमारा जो उन्नयन कोण होगा कितना होगा, 30 अंश होगा। तो यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही है
वो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 30 अंश। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है ठीक। देखिए हमें क्या दिया है, 15वां क्वेश्चन दिया है, 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पे आंसर रहेगा 30 अंश का कोण बनाता है। 300 अंश का क्या होता है? कोण बनाता है, कोण आंतरित करता है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो हमें क्या पूछ रहा है? संगत, यहाँ पे ठीक है 300 देख के लिख रहे हैं। यहाँ हमें लगता है कि ये जो है इस कोड पर विचार करते हैं। अच्छा 300 पहले लगा लेते हैं, नहीं आ गया तो हम 30 रख देंगे, हो सकता है यार 30 दिया हो। तो आइए हम लोग पहले लगा लेते हैं। तो क्या कर रहा है कि आंतरिक करता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आइए हम लोग लगाते हैं पहले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है एरिया। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही होता है। तो जो एरिया आएगा, पाई का मान कितना रख दीजिए, त्रिज्या कितना दिया 14 सेंटीमीटर दिया है, तो माने का मान 22/7 गुणित आर का मान कितना 14 सेंटीमीटर, 14 × 14 गुणित थीटा मान कितना है 30 अंश, 300 अंश बटे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं बटे 360। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 30 दहमा 30 और 3 बरहम में 36, ये 7 से 4 कट जाएगा। तो हमें जो मान मिलेगा, कटा दीजिए इसे 2 से, तो कितना आ जाएगा, रहने दीजिए 2 से मत कटाइए इसे। यहाँ पे 300 है, इसे कटा था 12 आया था, एक कितना आएगा 10 आया था। तो चलिए यहाँ से 2 से 11 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो फिर इससे कटाएंगे 7 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला, एरिया जो मिला 11 × 7 × 10 बटे 3। तो सॉल्व करने में कितना मिला, 11 × 77, और 77 770 बटे 3। तो हमें 770/3, तो हम क्या करते हैं, इसे 30 अंश के मान के चलते हैं तो क्या आता है। तो अगर हमें 30 अंश मान के लगाते हैं, क्या आता है, पाई बराबर थीटा आर स्क्वायर, सॉरी, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। तो इसका जो मान आएगा कितना आएगा, 22/7 गुणित 8 का 14 गुणित 14 गुणित 30 बटे कितना हो जाएगा 360। एक जीरो से कट जाएगा, तो 3 × 1 = 3, 3 भर में कितना 36। अब हम इसे 7 दूनी 14 और 2 से अगर कटाते हैं, तो यहाँ पे 2 बचना चाहिए था ना। अगर 2 से कटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये लगभग 6 आ जाएगा। अगर इसे 2 से कटाते हैं तो 3, और उड़ते कितना 11, 11 आ गया। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 11, 11 × 4 = 44, हल का 4, 11 × 44 और 4 48/3। यहाँ पे कुछ गलती है, तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं क्या गलती है, देख रहे थे। एरिया कितना है भाई, होता है फार्मूला एरिया का त्रिज्यखंड का,
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तेज खंड का क्षेत्रफल ही पूछा है। तो जो एरिया आएगा हमारा 22/7 गुणित्ते आर का मान कितना 14 गुणित्ते थीटा का मान 300 बटे 360। इससे से कट जाएगा 10 आ जाएगा, वो कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो 7 दूनी 14, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर ये 6 आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 11 और यहाँ पे 3। ठीक। तो ए बराबर जो मिला हमें 11 गुणित्ते 14 गुणित्ते 10 बटे 3। तो गुणा करने में कितना मिलेगा हमें 11 × 44, हर जगह 4, 11 और 4, 11 और 4 15, इतना आ जाएगा बटे कितना 3 आ जाएगा। सेंटीमीटर यहाँ पे कितना दिया है, अंश दिया है 30। अगर हम 30 अंश रखते हैं तो अभी नहीं आ रहा है। अच्छा देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर में से घटा दीजिए। पाई आर स्क्वायर में से अगर हमें घटाते हैं कितना आता है माइनस, इस एरिया घटा देते हैं, संगत पूछा है ना माने कितना 40/3। तो पाई का मान 22/7 गुणित्ते 14 गुणित्ते 14 बराबर कितना 40 बटे प्लस माइनस माइनस बटे 3। तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 22 दूना 44 गुणित्ते 14 माइनस 1540/3। तो 14 14 चौका 56, हासिल का 5, 14 का 56 और 5 61 माइनस 1540/3। गुणा कर लीजिए। 36 18, हासिल का 1, 3 1 का 3 1 4 और 36 18 माइनस 1540/3। घटाइए कितना आएगा 8। यहाँ पे 8 नहीं आ रहा है। 4 0 3/3। तो 1 मिनट हम देख के बता दें कितना रहेगा।
अब आवाज़ आ रही होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, एरिया रखते हैं यहाँ पे। आप क्या करिएगा, 300 का स्थान पे यहाँ पे 30 अंश रखिएगा तो आपका आंसर आएगा 300 का 30 अंश। तो कितना गया, बटे 7 गुणित आर का मान 14 गुणित 14 गुणित थीटा का मान कितना है 30 अंश बटे 360 अंश। ठीक। अब क्या करते हैं, इसे कटाएंगे, 0 से 12 आ जाएगा, और ये इससे कटा देंगे 2 आ जाएगा, 7 में 14 और 2 छः 12, और इसे जब कटाएंगे 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 11। तो हमें कितना मिला, ये बराबर 11 चौक 44 हासिल लगा। सॉरी, 11 का 4 मैंने 154/3। जो हमारा उत्तर आएगा कितना आएगा, 154/3। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही है, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आप लोग यहाँ पे 300 का स्थान पर 30 बना दीजिएगा, जिससे कि यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया था। तो यानी 15 का जो क्वेश्चन सही होगा, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, 154/3। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अब क्या दिया है देखिए, इसमें दिया है कि जोकर टोपी का आकार होता है। ये जो जोकर का टोपी होता है, हम जानते हैं कि जोकर का टोपी क्या होता है, इस प्रकार का होता है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार का है, एक शंखवाकार है। तो यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा शंखवाकार, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, आगे चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत सरलीकृत है, किसका सरल रूप है। ये कह रहा है कि किसका सरल रूप में सरलीकृत है। हम जानते हैं कि जब हम कल्पित विधि और पग विचलन विधि लगाते हैं, यानी ये माध्य वाली बात है, माध्य है जो कल्पित माध्य है यहाँ पे, यानी कल्पित माध्य का बात हो रहा है और पग विचलन की बात हो रहा है। ये किसका एकदम सरलतम रूप होता है। तो हम इसे सरलतम रूप बना के प्रतिशत, क्योंकि पहले हम क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट विधि पढ़ते हैं, डायरेक्ट मेथड ही पढ़ते हैं। कौन सा, समांतर माध्य का। डायरेक्ट मेथड क्या होता है भाई, हम खाना बनाते हैं, यही मैंने यहाँ पे दे रहा है, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, वर्ग अंतराल अगर दिया रहेगा और यहाँ पे बारंबारता एफ दिया रहेगा, तो वर्ग अंतराल के लिए हम क्या लगाते हैं, मध्यमान निकालते हैं, मध्यमान मध्यमान निकालते हैं, यक्स का मान निकालते हैं। जब यक्स का मान निकालेंगे तो एफ इंटू यक्स का गुणा करते हैं, यही हमारा क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है। जब ये डायरेक्ट मेथड होता है तो इसके आगे हम क्या करते हैं, जब ये पहले हमें ये हम लोग यही सवाल लगाते हैं, तो इस डायरेक्ट मेथड यही क्या होता है, डायरेक्ट मेथड कहलाता है। अब डायरेक्ट मेथड से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कल्पित मानते हैं, ए मानते हैं, तब हम क्या करते हैं, यच मानते हैं, तब इसके आगे हम और सरल सरल रूप में बनाते हैं, मैंने कैलकुलेशन को और सिंपल बनाते हैं। तो जब कैलकुलेशन को और सिंपल बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है कि यानी डायरेक्ट मेथड से और सिंपल बनाने के लिए हमें होता है, इसलिए हम इससे क्या करते हैं, प्रच्छेद बीज करते हैं, डायरेक्ट मेथड करते हैं। ठीक। तो यानी कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि किसका सरलीकरण रूप है, मैंने एकदम सरलतम रूप है, प्रत्यक्ष विधि का। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 यदि कुछ प्रेक्षकों का माध्य 15 है, यानी क्या दिया है, वेट वेट,
18वां क्वेश्चन क्या दिया है? अठारहवां क्वेश्चन दिया है कि यदि कुछ प्रेक्षरों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। तो हमें क्या दिया है? माध्य दिया है। क्या दिया है? माध्य। माध्य मतलब समांतर माध्य, जिसे हम दर्शाते हैं यक्ष बार से। यानी समांतर माध्य दिया है कितना? 15 दिया है। और माध्यिका कितना दिया है? 24, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? यम से। तो यम का मान कितना दिया है? 24 दिया है। अब क्या पूछ रहा है? बहुलक। बहुलक यानी यम नाट। हम इसे पूछ, अगर बहुलक पूछता है तो हम किससे दर्शाते हैं? यम नाट से, यानी यम नाट। तो हमें पूछ रहा है बहुलक, तो हम बहुलक के लिए फॉर्मूला जानते हैं। यम नाट बराबर होता है 3 गुणित माध्यिका। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, जहाँ यक्स क्या है? माध्य है। यक्स बार क्या है? माध्य है। यम क्या है? माध्यिका है। और यम नाट जो है हम किसे दर्शाते हैं? बहुलक से। तो हमारा यही फार्मूला होता है। तो यानी हम फार्मूला जानते हैं, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? तो यहाँ से इस मान तो सब दिया ही है। अब मान इसमें रखने पर जो सॉल्व आएगा वही हमारा क्या होगा? बहुलक होगा। तो चलिए हम आपको सॉल्व कर देते हैं। क्या दिया है? 3 गुणित नियम का मान कितना दिया है? 24 माइनस 2 गुणित कितना दिया है? 15। तो हम जानते हैं 24 या 72 माइनस 15 29। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा? घटाएंगे कितना आएगा? 42 आएगा। तो यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 42। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दिया है क्वेश्चन नंबर 19। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। अब पासा आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग लूडो बहुत खेलते होंगे। अब लूडो का जो वर्गाकार पासा है, माने चाल होता है, वही आप पासा कहते हैं। और उसमें 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखा रहता है। तो उसमें क्या लिखा है? 1 लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है, 3 लिखा रहता है, 4 लिखा रहता है, 5 लिखा रहता है, 6 लिखा रहता है। और इसमें क्या किया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अगर एक बार फेंका जाता बने कितनी संभावनाएं आएंगी? 6 संभावनाएं। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। ये कहानी बनता है। अब उसमें पूछा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। अब सम संख्या अगर आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो क्या क्या आ सकता है? या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। यानी सम संख्या होने की संभावना, तो हम इसमें क्या पूछा है? सम संख्या होने की संभावित मान, संभावित मान, जो संभावित मान आएगा कितना होगा? 3 होगा। और कुल संभावित मान कितना दिया है? 6 दिया है। तो आप लोग कुल संभावित मान, कुल संभावित मान कितना दिया है? 6 दिया है। तो प्रायिकता जो होता है पी बराबर होता है संभावित मान बटे कुल संभावित मान। तो संभावित मान कितना है? 3 है, बटे कुल संभावित मान कितना है? 6 है। तो कितना आ जाएगा? 1/2।
यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, 1/2। ठीक। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव होगा। देखिए 20वां क्वेश्चन दिया है, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के पत्तों के 52 पत्तों, किसकी बात कर रहा है, 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छया निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता। अब देखिए रानी होने की प्रायिकता मतलब हमें क्या होता है, अगर आप 52 पत्ता देखो तो मैंने वहां पे जो क्यू है, क्यू को क्या कहते हैं, रानी कहते हैं, यानी क्यू वाले पत्ता को क्या कहते हैं, रानी कहते हैं। तो उसमें से हमें कह रहा है कि रानी होने की प्रायिकता। अब हमें 4 प्रकार का पत्ता मिलता है, कौन कौन, भाई चीरी की पत्ता, दूसरा मिलता है हुकुम का पत्ता, तीसरा मिलता है पान का पत्ता, पान का पत्ता, और चौथा जो है ईंट का पत्ता, ईंट का पत्ता। अब चीरी के पत्ता में मैंने आपको क्या होगा, इस प्रकार से फिगर छपा होगा। इस प्रकार से अगर फिगर छपा है तो मान लीजिए आप चीरी का पत्ता है। हुकुम का पत्ता क्या होता है कि आपको पान की तरह काला के रूप में, इस प्रकार से काला के रूप में बना होगा, और यहाँ पे इस प्रकार का बना होगा, तो जान लीजिएगा आपका हुकुम का पत्ता है। भाई ये इसका जो कलर होता है चेरी का पत्ता का और हुकुम का पत्ता का, इन दोनों का कलर जो होता है काला होता है। क्या होता है, काला होता है। अब पान का पत्ता आपको क्या होगा कि पान के दिल की तरह इससे बना होगा, तो ये आपका पान का पत्ता है। ईंट का पत्ता आपको इस तरह से बना होगा, ये आपको क्या है, ईंट का पत्ता है। और इन दोनों का जो रंग होता है लाल होता है। अगर आपसे पूछे भाई 52 पत्ता है, तो 52 पत्ता में इसका जो मैंने चेरी का पत्ता होगा, हर कलर का 13-13 पत्ता होगा। कौन कौन 13-13 पत्ता कहाँ से होगा, देखिए हम बता दे रहे हैं आपको। यानी हर कलर का, भाई ए लिखा है तो इक्का, अगर के लिखा है उसे क्या कहेंगे, बादशाह कहेंगे, अगर क्यू लिखा है उसे क्या कहेंगे, रानी कहेंगे, और जे लिखा है तो उसे गुलाम कहते हैं। फिर यहाँ दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, फिर छक्का, पंजा, चौका, तिक्का दुक्का। तो गिने कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सबका 13-13 पत्ता। यही इसी प्रकार से सबका 13-13 पत्ता था। मैं 13 × 4 = 52, कितना हो गया, 13 × 4 = 52 पत्ता हो गया। अब देखिए ये जो तीनों पत्ते हैं, राजा रानी और गुलाम, इसमें आप लोग ध्यान से देखो तो एक चित्र छपा होगा। तो चित्र छपा है तो इन तीनों को हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड कहते हैं, फेस कार्ड। तो आप लोग ये जानते ही रहे कि क्या पूछ लेगा, आप इसका रिवाइज हो जाए। इसे क्या कहते हैं, फेस कार्ड। तो कुल कितने फेस कार्ड होंगे, 3 हिस्से होगा, तो 3 हिस्से में होगा, तो 3 हिस्से में होगा, 3 हिस्से में होगा, मैंने मिला के कितना, 3 × 4 = 52, मैंने सॉरी 3 × 4 = 12 पत्ता जो होगा फेस कार्ड का होगा। तो फेस कार्ड की संख्या कितना, 12। अब अगर पूछ ले कि लाल कार्ड, लाल फेस कार्ड और काला फेस कार्ड, ये दोनों पूछ सकता है। तो अगर लाल पूछे 6 ठे, काला पूछे कितना, 6 ठे। बात तो किसका हुई, फेस कार्ड के। आइए हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब पूछा क्या है, रानी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब रानी ही होने की पता मैंने क्यू, अब तक क्यू इसमें भी होगा, अब क्यू इसमें भी होगा, क्यू इसमें भी होगा, क्यू इसमें भी होगा। तो यानी कुल कितने रानी है, 4 रानी है। अब यहाँ पे कोई करल का बात नहीं किया है, यानी रानी होने की जो प्रायिकता होगी पी ई जो होगी होगा, कितना होगा, भाई रानी होने की प्रायिकता यानी संभावना कितना है, 4 है, बटे कुल पत्ता कितना है, 52 है। तो कटाए कितना आएगा, 1/13, 1/13। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1/13।
इसी क्रम से आपको अगर पूछ ले रानी होने की प्रायिकता, लाल, जो लाल होता है तो माने देखिए हम क्या बताएं, दो काला दो लाल, माने दो रानी कितनी होगी, दो काला होगी और दो लाल। तब इसका बात तो नहीं करा है, लाल बात रहा है, तो 2 बटे कितना होगा, 52 होगा, 2/52। तो 2/52 मतलब 1 बटे कितना हो जाएगा, 1/26। तो इस प्रकार से आप जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा तो बता लगा लीजिएगा, हम यहाँ पे आपको बता दिए पूरा। इस सेट का, सेट नंबर 1 का सभी ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके वस्तुनिष्ठ की तरफ बढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ में हमें क्या होता है, सब प्रश्न को हल करना होता है, जिसमें आपको पहला दूसरा, पहला में सभी खंड करना होता है, दूसरे का भी करना पड़ता है, तीसरे का एक है, चौथे का एक है और पांचवे का एक है। यानी आपको 5 वस्तुनिष्ठ में कितना, 5 छेद दिया रहेगा। तो 5 क्वेश्चन दिया रहेगा वस्तुनिष्ठ में। आप पांचों क्वेश्चन में जिसमें से पहला सभी करना होगा, दूसरा को भी सभी लगभग करना होता है, माने 5 क्वेश्चन करना होगा, तीसरे में एक है, चौथे में कितने, एक है और पांचवें में कितने, एक है। तो हम लोग आज केवल ऑब्जेक्ट टू सब कर लिए हैं। अब ऑब्जेक्ट टू के बाद हम लोग वस्तुनिष्ठ करेंगे। तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं। यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके मित्रों को भी भला हो जाए। आप लोग अपना भी भला मत सोचिए, अपने मित्रों का भी भला सोचिए, जिससे कि उनका भी क्या हो जाए, भला हो जाए। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही, मिलते हैं कल, इसलिए धन्यवाद।